हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। दोस्तों, आपका इस चैनल में बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग अपने कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, और आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हम लोग देखेंगे इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू दी है 25/s² plus 6s plus 25. What is the damping ratio जीटा एंड द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन की यहाँ पर हमें वैल्यू बतानी है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपका सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन का जो स्टैंडर्ड करेक्टरिस्टिक्स है, स्टैंडर्ड करेक्टरिस्टिक्स, तो वो देखिए वो क्या होती है, हमारी स्टैंडर्ड करेक्टरिस्टिक्स होती है ओमेगा एन स्क्वायर विच इज़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर अपॉन s² प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, एस का कोफिशिएंट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है। और देखिए इस क्वेश्चन में हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया है उससे हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में जो आपका ट्रांसफर फंक्शन दिया है वो है आपका 25 अपॉन s² प्लस 6s प्लस 25। तो देखिए यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए बाई कंपेयरिंग यहाँ पर ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है 25, और यहाँ पर से देखिए 2 जीटा ओमेगा एन एस की वैल्यू आई, यहाँ पर ओमेगा एन की वैल्यू आई आपकी 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी, विच इज़ इक्वल टू 25। ठीक है, तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा, ओमेगा एन इज इक्वल टू √25। √25 मीन्स 5 विच इज़ 5 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ओमेगा हमारा रेडियंस में होता है, वहीं हर्ट्ज में अब फ्रीक्वेंसी होती है तो हर्ट्ज में होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ओमेगा की वैल्यू आ गई। देन हम लोग निकालेंगे यहाँ पर से किसकी वैल्यू, जीटा की। तो जीटा के लिए क्या होता है, सेकंड कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं विच इज़ 2 जीटा ओमेगा एन। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 6। ठीक है, तो यहाँ से हमें जीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा हमारा जीटा, पहले हम यहाँ पे 2 जीटा निकालते हैं। 2 जीटा इज इक्वल टू 6 बाई ओमेगा एन। ओमेगा एन की वैल्यू ये 5 यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आई। देन यहाँ पर से जीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीटा इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 इंटू 2, 5/2 इज इक्वल टू 10, तो 6 अपॉन 10 विच इज़ इक्वल टू 0.6। तो यहाँ से जीटा की वैल्यू 0.6 आ गई, और हमारे यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई 5 रेडियन पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ए, विच इज़ आपका जीटा इज इक्वल टू 0.6। और यहाँ पर हमारा ओमेगा की वैल्यू क्या आई, ओमेगा की वैल्यू आई हमारे यहाँ पर 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब अगर हम इसको अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो आप ऐसे देखिए, यहाँ पर हमारे कपल्स हैं। ठीक है, मतलब आपके रिलेशनशिप की बात वो चल रही है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, जैसे माना इन दोनों के बीच में माना कोई अगर झगड़ा हुआ है। ठीक है, झगड़ा होने के बाद यहाँ पर अगर कोई एक साइलेंट है, ठीक है, मतलब अगर जीटा की वैल्यू माना किसी केस में 0 है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें आपका, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यूनिटी फीडबैक सिस्टम का, जिसमें जीएस की वैल्यू हमारा जो सिस्टम दिया है ट्रांसफर फंक्शन आपका 100 अपॉन एस प्लस 10 दिया है। तो पूछा है व्हाट इज़ द स्टडी स्टेट एरर इन यूनिट रैंप इनपुट। देखिए, तो हमें स्टडी स्टेट एरर बतानी है कहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें स्टडी स्टेट एरर बतानी है किस केस पर, हमें बतानी है आपका यूनिट रैंप इनपुट पर। यूनिट रैंप इनपुट पर हमें यहाँ पर स्टडी स्टेट एरर बतानी कितनी आएगी। तो देखिए आपने पता होगा स्टडी स्टेट एरर क्या होती है हमारी, स्टडी स्टेट एरर ऑफ स्टडी स्टेट इज इक्वल टू होती है 1/kV। ठीक है, यूनिट रैंप के लिए आता है kV, वेलोसिटी कांस्टेंट। यहाँ पर हम लोग kV की वैल्यू निकालते हैं, और kV की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू होती है आपकी लिमिट s टेंड्स टू 0, s के 0 के आसपास होती है। देन यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है हमारा s से, क्योंकि आपका इसके आपके ओरिजिन पर एक पोल होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कंपनसेट करने के लिए s से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू हमारा ट्रांसफर फंक्शन g(s). तो यहाँ पर ये हमारी k की वैल्यू होती है, देन मतलब kV की वैल्यू होती है। देन kV की वैल्यू हम यहाँ पर इस आपका
एरर इन स्टडी स्टेट में हम लोग पुट करते हैं, देन हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका बेसिक आपका वो होता है फॉर्मेट इसको निकालने का। तो देखिए यहाँ पर रैम्प के लिए क्या होता है, रैम्प का मतलब होता है हमारा वेलोसिटी एरर, जिसको हम के भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके सिस्टम के इनपुट और आपके टाइप दोनों को आपके डिसाइड करती है एरर। ठीक है, इसको हम लोग निकालने के लिए हम लोग आपको जो एस है, मतलब ये एस से हम लोग जी एस को मल्टीप्लाई करते हैं। एस से जी एस को मल्टीप्लाई करते हैं कहाँ, जब आपकी एस की लिमिट को हम 0 के आसपास पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मैं इसकी लिमिट पुट करता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका लिमिट एस टेंस टू 0, एस इंटू ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आपकी 100 अपॉन एस इंटू एस प्लस 10। तो देखिए यहाँ पर से ये इसलिए आपका रैम्प में यहाँ मल्टीप्लाई होता है क्योंकि ये आपस में कंपनसेट कर देता है। तो देखिए एस से एस कट गया, अब यहाँ पर से लिमिट पुट करते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी आपकी 100 और एस की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो आपका 0 प्लस 10। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आई, यही आपकी 100 अपॉन 10 विच इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, तो देखिए आंसर नंबर सी दिया है, तो ये होगा आपका गलत। ठीक है, ये क्या है हमारी के की वैल्यू। अब हमें के की वैल्यू यहाँ पर स्टडी स्टेट एरर के लिए निकालने के लिए 1 अपॉन के करेंगे। तो देखिए उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, जो के की वैल्यू ये हम पुट करेंगे इसमें, तो आ जाएगा 1 अपॉन के विच इज़ 1 अपॉन 10, द वैल्यू इज़ 0.1। तो स्टडी स्टेट एरर की वैल्यू यहाँ पर हमारी 0.1 आई, तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, तो जल्दीबाजी में लोग आपके एग्जाम में ये करते हैं, के की वैल्यू भी पुट कर देते हैं और वो ऑप्शन में होती भी है। तो आपने के की वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपने क्या करनी है, आपकी ESS की वैल्यू पुट करनी है विच इज़ एरर एट स्टडी स्टेट विच इज़ 1 अपॉन के एट टाइम ऑफ रैम्प इनपुट। आपने रैम्प इनपुट देखा ही होगा, वैसे मैं आपको यहाँ पर सिंपल दिखाता हूँ। तो ये हमारा रैम्प होता है इनपुट। देखिए रैम्प इनपुट में क्या होता है, टाइम के साथ एक कांस्टेंट स्लोप के साथ ही इंक्रीज करता है ये। ठीक है, ऐसा वाले इनपुट को हम बोलते हैं आपका रैम्प इनपुट, आर ऑफ टी विच इज़ रैम्प इनपुट। ठीक है, ये हमारा रैम्प है इनपुट। तो इसके लिए हमारा टाइप 1 सिस्टम होता है। टाइप 1 सिस्टम में देखिए टाइम, ये देखिए ये जो आपका सिस्टम था ना, ट्रांसफर फंक्शन जीएस, ट्रांसफर फंक्शन जीएस तो था आपका 100 अपॉन एस, एस प्लस 10। तो देखिए ये जो आपका एस की वैल्यू थी पहली वाली, ये क्या था आपका पोल एट ओरिजिन। तो इसमें क्या होता है, पोल आपका कहाँ होता है, ओरिजिन पर, आपका टाइप 1 सिस्टम पर। ठीक है, ये इसकी खासियत है कि आपका टाइप 1 सिस्टम पे आपका पोल आपका और ओरिजिन पर होता है, एक पोल आपका ओरिजिन पे होता है। टाइप 2 होता तो 2 पोल ओरिजिन पे होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका जो रैम्प इनपुट आता है वो फाइनाइट आता है। ठीक है, इसलिए हमारी जो एरर आती है वो हमारे हमेशा नॉन जीरो आती है। अगर यही सिस्टम आपका टाइप 0 होता, टाइप 0 सिस्टम के लिए आपका यहाँ पर आपका ESS की वैल्यू, मतलब आपका क्या बोलेंगे उसको, एरर एट स्टडी स्टेट जो होगी वो आती है आपकी इनफाइनाइट आती है। अगर आपका टाइप 0 होता, टाइप 0 मतलब कोई भी अगर यहाँ पर पोल नहीं होता ओरिजिन पर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है आपका राउथ का, दिया है आपका द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ अ फीडबैक सिस्टम इज एस की पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब s की पावर 4 फोर्थ ऑर्डर की हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। यूजिंग द RH क्राइटेरिया विच इज राउथ हार्वर्ड क्राइटेरिया, हाउ मैनी पोल्स लाई इन द राइट हाफ ऑफ द प्लेन। देखिए राउथ एरे से हम लोग ईजिली बता सकते हैं कितने आपके पोल राइट हाफ में आपका लाई कर रहे हैं एस प्लेन के। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको सिंपल इसको एक सिंपल वे में दिखाऊं तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर शो करते हैं तो ये जो हमारा RS प्लेन आपका यहाँ पर एस प्लेन होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारा होता है एस प्लेन। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका राइट हैंड साइड RHS और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आपके जितने भी सिस्टम हमारे यहाँ आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करते हैं वो होते हैं हमारे स्टेबल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा स्टेबल सिस्टम, और जो आपके राइट हैंड साइड पे होते हैं ये होते हैं आपके अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो ये पूछा है कितने आपके पोल्स ऐसे हैं जो आपके यहाँ पर एस प्लेन पर है, एस प्लेन ऑफ राइट हाफ साइकिल यहाँ पर, और देखिए बाकी जो आपके इस एक्सेस पर जो J एक्सेस है यहाँ पर होंगे। इसको हम देखिए एस को क्या लिखते हैं, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस J ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर जो रियल टर्म होता है ये आपका एस का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर आएगा सिग्मा और यहाँ पर आएगा J ओमेगा। ठीक है, J ओमेगा आपका इमेजरी एक्सेस है। तो इमेजरी
एक्सेस पे जो भी हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारी आती है मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, ये बिल्कुल आपके वर्ज ऑफ स्टेबिलिटी पर, इसको हम बोलते हैं मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। अगर यहाँ पर आपके पोल लाई करते हैं और अगर रिपीटेड पोल अगर हमारे दो एक साथ लाई करेंगे तब हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज़ अनस्टेबल सिस्टम। तो ये इसकी खासियत होती है। खैर यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें खाली ये बताना है कि हमारे कितने पोल लाई कर रहे हैं आपके राइट हाफ ऑफ द एस्प्लेन। देखिए पोल लाई हमारे राइट हाफ एस्प्लेन में हम किसके थ्रू करते हैं, राउथ एरे बनाते हैं। राउथ एरे बनाने के बाद हम लोग इसका जो फर्स्ट हमारा कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम में देखते हैं कितने नंबर ऑफ साइन चेंज हैं। जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होते हैं वही यहाँ पर हमें आपको दिखाता है कि आपके यहाँ पर हमारे कितने आपके पोल लाई कर रहे हैं आपके राइट हैंड साइड पर ऑफ एस्प्लेन। ठीक है, तो देखिए मैं इसको अगले पेज में ले जाता हूँ। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखते हैं। तो ये थी हमारी s की पावर 4 प्लस क्या था 2s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 4s प्लस 5s इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ऑर्डर क्या है इसका, फोर्थ ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट आपकी डिग्री क्या है, फोर्थ। तो हम इसमें क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं यहाँ पर राउथ एरे। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग कोफिशिएंट को लिखते हैं इस हिसाब से। ठीक है, ये तो देखिए सबसे पहले हमारा आएगा s की पावर 4 वाला कोफिशिएंट, s की पावर 4। देन हमारा आएगा s की पावर 3। ठीक है, देन यहाँ पर आएगा s की पावर 2, देन s की पावर 1 और s की पावर 0। यहाँ से हम लोग कोफिशिएंट लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। आप सबसे जो हाईएस्ट की एक के बाद एक लीजिए। S4 के लिए पहला, फिर एक छोड़िए, ये आपका अगला, फिर एक छोड़िए, फिर एक अगला। तो इसके कोफिशिएंट क्या हुआ है, s की पावर यहाँ पर मतलब s के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 आ जाएगा। देन इसके आगे आ जाएगा 1, 3 और ये 5। ठीक है, इसके बाद ये वाले को सेकंड वाले में s की पावर 3 के लिए आ जाएगा 2। देन ये 3 तो ऊपर आ गया, यहाँ क्या आएगा 4। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका 0। ठीक है, तो आपने अब एस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। एस स्क्वायर की वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका इससे करेंगे मल्टीप्लाई, देन हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आपका डिवाइड इस टर्म से करेंगे। ठीक है, मतलब इसको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा माइनस हो जाएगा किससे, 1 × 4 क्रॉस 1 × 4 और आपका डिवाइड हो जाएगा इसी टर्म से। ये आपका जो आपका सेकंड आपका ये वाली रो में है आपका सेकंड एलिमेंट। ठीक है, आपका रो का कॉलम का सेकंड एलिमेंट, उससे आपका डिवाइड हो जाएगा ये 2। तो ये कितना आएगा, यहीं पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो बगल में करते हैं, यही कर देते हैं। तो कितना आएगा, ये 3 दूनी 6, 6 - 4, 6 - 4 हो गया 2, 2/2 क्या आ जाएगा, ये 1। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, और यही वाला टर्म यहाँ पर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 5। ठीक है, 1 और 5 आ गया। तो मैं इसको यहाँ पर अच्छे से लिखता हूँ, इसको यहाँ पर 1 ही करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर। तो देन हम अगली वाली रो करने के लिए s की पावर 1 को निकालने के लिए क्या करेंगे, देन हम लोग यहाँ पर इसका करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसका इससे, देन इसका इससे, देन हम लोग इसी से आपको डिवाइड करेंगे। तो 4 × 1 क्या हो जाएगा, 1 × 4 आ जाएगा, 1 × 4 ये, देन माइनस हो जाएगा आपका 5 × 2, 5 × 2 विच इज़ इक्वल टू 10 और अपॉन क्या आ जाएगा ये वाला टर्म विच इज़ 1। तो ये आएगा आपका 4, ये आएगा आपका -10। 4 में से आपको 4 में से 10 कम करेंगे तो क्या आएगा, -6। तो यहाँ पर आ जाएगा -6 और लास्ट रो में 5। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आई। अगर आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही, मैं इसको दोबारा यहाँ पर दिखा देता हूँ क्योंकि अब वैल्यू आई गई है। देखिए ये था आपका s की पावर 4, 1 मिनट, s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, देन s की पावर 0। ठीक है, तो क्या वैल्यू आई हमारी 1, 3, 5, देन यहाँ पर 2, 4 थी। आगे वाली को लिखना है तो आप 0 लिख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। इसके आगे आई हमारी 1, देन ये 5 और ये 0। देखिए ये वाली आपकी इधर आएगी, देन ये यहाँ आएगी। ठीक है, तो इसकी तो वैल्यू 5 है, देन ये -6, बाकी ये 0, 0 ही है, 0, 0 ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमने सिर्फ पहला कॉलम देखना है। ये पहले कॉलम में साइन चेंज कितने हुए। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एग्जामिन करना है कि हमारे पहले कॉलम में कितने साइन चेंज हुए। तो देखिए यहाँ पर प्लस चल रहा है, ये पॉजिटिव साइन है,
देन यहाँ पर भी आपका प्लस का 2 पॉजिटिव साइन है, ये प्लस का 2 पॉजिटिव साइन है, यहाँ लेकिन क्या आ गया, यहाँ माइनस आ गया, ये माइनस आ गया और ये प्लस आ गया। तो यहाँ पर कितने साइन चेंज हुए, आप कहोगे एक साइन चेंज हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर कितने हुए हमारे 2 साइन चेंज हुए। कैसे, देखिए प्लस चल रहा है बिल्कुल ठीक है, प्लस चल रहा है बिल्कुल ठीक है, प्लस से माइनस एक बार साइन चेंज हुआ और माइनस से प्लस एक और बार साइन चेंज हुआ, मतलब यहाँ पर 2 बार साइन हुए, टोटल 2 साइन चेंजेस। ठीक है, तो टोटल हमारे यहाँ पर 2 साइन चेंज हुए हैं। तो ये हमारे क्या हुए, फर्स्ट कॉलम में जितने भी आपके साइन चेंज होते हैं उसी को हम लोग वो बोलते हैं आपके टोटल पोल में से हमारे कितने पोल आपके राइट हैंड साइड में गए। ठीक है, तो देखिए टोटल पोल कितने थे यहाँ पर, हमारे टोटल यहाँ पर पोल थे 4, क्योंकि आपके फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन थी, तो 4 में से 2 आपके यहाँ पर राइट हाफ में चले गए। तो कितने आ गए आपके 2 साइन चेंज विच इज इक्वल टू 2 पोल्स इन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा राउट के थ्रू हम लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसमें क्या होता है, हर आपका साइन चेंज यहाँ पर दिखाता है कि राइट हैंड पोल को पोल हमारे कितने गए, इसलिए हमारे 2 यहाँ पर आपके पोल आपके राइट हैंड साइड में गए। 2 पोल राइट हैंड साइड का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम भी अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2। ठीक है, 2 पोल हमारे यहाँ चले गए राइट हैंड साइड में कहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा सिस्टम अनस्टेबल। सिस्टम कब स्टेबल होता है, जब हमारे पोल आपके लेफ्ट हाफ में ही आपके लाई करें या फिर आपके मार्जिनली स्टेबल में हो। ठीक है, तब तो ऐसे निकालते हैं हम लोग राव थ्योरम, इसको हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है आपका फॉर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें दिया है जी एच एस की वैल्यू विच इज के अपॉन एस प्लस 2 एस प्लस 4, व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द रूट लोकस एसिम्प्टोट। तो हमें यहाँ पर सेंट्रॉइड बताना है रूट लोकस एसिम्प्टोट का। देखिए सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है ना जहाँ से हमारे रूट लोकस के एसिम्प्टोट निकलते हैं। ठीक है, ये आपके कब होता है, जब आपके पोल्स की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी 0 से, तब हमारी ये आपकी वैल्यू आती है, मतलब तब हम सेंट्रॉइड निकालते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन दिया है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन OLTC, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विच इज़ इक्वल टू के, गेन है हमारा के, अपॉन ट्रांसफर फंक्शन है आपका के एस प्लस 2 और एस प्लस 4। तो इसका मतलब क्या समझे मेरे भाई, यहाँ पर हमारे 3 पोल है। देखिए हमारे जो डिनोमिनेटर टर्म है ये क्या बताता है, ये हमें बताता है पोल। अगर मैं इसको आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू दिखाऊं, सिंपल से आप वैसे ही समझ जाएंगे, कोई ऐसा टफ तो है नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसके पोल्स। तो देखिए एक पोल हमारा ये है, आपका एक पोल है एस इज इक्वल टू 0, मतलब एक पोल हमारा ओरिजिन पर है विच इज एस इक्वल टू 0। देन एक पोल आपका -2 पर है, ये एक पोल हमारा एस इज इक्वल टू -2 पर है ये। देन एक आपका एस इज इक्वल टू -4 पर है। तो देखिए यहाँ पर हमारे 3 पोल है और यहाँ पर कोई भी आपके 0 नहीं है, क्योंकि आपके जो आपके न्यूमरेटर में टर्म होते हैं उसको हम लोग लिखते हैं 0, लेकिन यहाँ पर कोई भी एस के टर्म नहीं है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे 0 नहीं है, लेकिन हमारे पोल है 3। तो देखिए पोल्स हमारे यहाँ पर कितने आपका नंबर ऑफ पोल्स देखेंगे, नंबर ऑफ पोल्स तो हमारे पास 3 है, और इनकी लोकेशन देखेंगे तो कहाँ कहाँ पर है, एक 0 पर है, एक आपका -2 पर है और एक -4 पर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपने अगर देखा होगा, मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ, ये कलर। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हम लोग सेंट्रॉइड को लिखते हैं सिग्मा विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ पोल माइनस समीशन ऑफ 0। ठीक है, पोल्स और आपका इसका देखिए ये हमारे पोल्स हैं, 0 तो क्या 0 ही है इसमें, अपॉन P माइनस Z, नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ आपके जीरोस। तो ये इसका फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड निकालने का आपका रूट लोकस में। ठीक है, रूट लोकस ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सेस, ये आपको पता ही होगा। देखिए यहाँ पर से हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए आपका इसका समेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस -2 प्लस -4, मतलब ये क्या जाएगा -6। तो सम ऑफ हमारे यहाँ पर पोल्स कितने आ गए विच इज़ -6, सम ऑफ 0 तो कोई है नहीं तो सीधे 0 ही हो जाएगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पोल कितने 1 2 3, यहाँ पर टोटल नंबर काउंट करते हैं। ठीक है, ये 3 और 0 कोई है नहीं तो आ जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -6 अपॉन 3, -6 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू -2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेंट्रॉइड की वैल्यू हमारे पास टोटल यहाँ पर सेंट्रॉइड कितने हैं, हमारे पास 2 सेंट्रॉइड होंगे। ठीक है, ये तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, ये बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सेंट्रॉइड का विच इज़ सिग्मा। सेंट्रॉइड को सिग्मा दिखाते हैं, वो होता है आपका पोल्स का सम
माइनस आपका यहाँ पर जीरो का सम, यहाँ पर समीशन ऑफ पी मतलब पोल्स का सम कर रखा है, माइनस समीशन ऑफ जेड मतलब आपका जीरो का समीशन कर रखा है, और उनको डिवाइड करना है आपको टोटल नंबर ऑफ पोल, ठीक है, पोल की गिनतियाँ हैं और आपके जीरो की गिनतियाँ हैं, ठीक है, इनसे हम लोग यहाँ पर आपको डिवाइड करते हैं और कहाँ काम करते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में, ठीक है, वही आपको क्वेश्चन में दिया था OLTC, ठीक है मेरे भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका एडिशन ऑफ अ जीरो टू अ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो सिस्टम हैज़ द इफेक्ट ऑफ, तो सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम लोग अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जीरो को ऐड करते हैं ना, तो हमारा जो रूट लोकस है, ठीक है, वो आपका शिफ्ट करता है आपका लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। मतलब मैंने बताया था आपका लेफ्ट हाफ मतलब ये देखिए इस क्वेश्चन में बताया था ना, लेफ्ट हाफ मतलब यहाँ की ओर को, पहले यहाँ था तो रूट लोकस आपका शिफ्ट करेगा यहाँ की ओर को। देखिए जितना आपका ये आपका इमेजिनरी एक्सेस से लेफ्ट हाफ की ओर को आएगा उतना आपका सिस्टम क्या होगा, ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लोग जब पोल ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ पर सिस्टम का रूट लोकस मूव करता है आपका कहाँ पर, टूवर्ड द लेफ्ट हाफ, जिससे हमारा क्या होता है, देखिए अगर यहाँ की इस ओर को आएगा तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर ये ईजिली हमारा सेटल डाउन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपके जो डैम्पिंग रेशियो है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज, जीटा की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, ताकि हमारे यहाँ पर सिस्टम ज़्यादा इजीली स्टेबल हो जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा राइज टाइम और सेटलिंग टाइम दोनों ही कम हो जाता है जब भी आपका पोल ऐड करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर पोल को ऐड करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए क्या करेंगे, बाई एडिंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जब हम ऐड करते हैं आपका जीरो तब क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब हम जीरो ऐड करते हैं तो हमारा जो रूट लोकस होता है, RL लिख दिया मैंने रूट लोकस, ये हमारा आपका इसकी जो ब्रांच है वो आपकी शिफ्ट करती है आपकी लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन की ओर को शिफ्ट करती है, ठीक है, एस प्लेन को आपको शिफ्ट करेगी ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, जब हमारा एस आपका लेफ्ट हाफ की ओर को जाएगा, देखिए ये वाला था तो ये आपका स्टेबल पार्ट था, ये आपका अनस्टेबल पार्ट था, तो यहाँ पर से क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इट इज़ मोर स्टेबल, जीरो ऐड करने से हमारा ये पार्ट स्टेबल बनता है। स्टेबल कैसे बनेगा, जब हमारी डैम्पिंग की वैल्यू, जीटा की वैल्यू जिसको डैम्पिंग रेशियो बोलते हैं, ये आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू जब यहाँ ज़्यादा होगी तभी आपका ज़्यादा स्टेबल बनेगा। देखिए अगर डैम्पिंग की वैल्यू ज़्यादा है, जीटा की वैल्यू ज़्यादा है, इससे हमारा जो राइज टाइम है TR उसकी भी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और साथ साथ जो सेटलिंग टाइम है TS उसकी भी वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका राइज टाइम एज वेल एज सेटलिंग टाइम ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज डिक्रीज, सो द सिस्टम इज मोर स्टेबल बिकॉज द डैम्पिंग रेशियो इज इंक्रीजेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जब हम पोल ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारा इंप्रूव होते स्टेबिलिटी। देखिए अगर राइज टाइम की वैल्यू कम हो जाए, मतलब जल्दी आपका राइज कर रहा है और जल्दी सेटल हो जा रहा है, अगर आप पर्टिकुलर इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये हमारा अगर सिस्टम है, देखिए इसका राइज टाइम अगर ज़्यादा है और ये पर्टिकुलरली सेटल हो गया, ये मैंने आपका अंडर डैम्ड सिस्टम लिया है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, जीटा की वैल्यू ज़्यादा होने से ये राइज टाइम मतलब जल्दी राइज हुआ और जल्दी सेटल हुआ, इससे क्या हुआ, हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और आपके रेस्पॉन्स भी बहुत जल्दी आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, इम्प्रूविंग स्टेबिलिटी बिल्कुल ठीक है, स्पीड एंड स्पीडिंग ऑफ द रिस्पॉन्स बिल्कुल। देखिए यहाँ पर राइज टाइम कम हुआ तो मतलब क्या हुआ, रिस्पॉन्स तेज हो गया, और सेटलिंग टाइम कम हुआ तो रिस्पॉन्स तेज हो गया। आंसर नंबर 20 का बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिए वहीं ये मैंने आपको बताया कि जब हमने जीरो ऐड करा, वहीं अगर हम पोल ऐड करेंगे तो क्या होगा, पोल करेंगे तो इसका उल्टा होगा, पोल को ऐड करने से हमारी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। पोल हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जब आपने लीड या लैग कंपनसेटर पढ़ा होगा ना, तो वहाँ पर यही आपने जीरो और आपका पोल, जीरो और पोल देखा होगा कि आपको ओरिजिन के कौन पास है कौन दूर है, तो वो यहाँ पर स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, आ सिस्टम हैज़ गेन मार्जिन GN की वैल्यू है +20 dB और फेज मार्जिन PM की वैल्यू है आपकी +40 डिग्री। तो बोल रहा है कि द क्लोज लूप सिस्टम, तो क्लोज लूप सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा या कंडीशनली स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे क्या है, हमारे यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात दी है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही हम लोग आपका GM और PM को चेक करते हैं, ठीक है, विच इज़ आपका गेन मार्जिन और एंड फेज मार्जिन।
देखिए यहाँ पर क्या है, आपका जो जी एम की वैल्यू है, जी एम की वैल्यू +20 है, डीबी में दिए डेसिबल में, और फेज मार्जिन की वैल्यू डिग्री में दिया है विच इज़ +40 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्या है, आपके दोनों ही पॉजिटिव है। अगर हमारे यहाँ पर जी एम और पी एम दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो यहाँ यहाँ पर क्या होता है, हमारा सिस्टम स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन होती है स्टेबल के लिए, स्टेबल की अगर आपको कंडीशन पता होगी, स्टेबल सिस्टम के लिए हमारे क्या होता है, जी एम जो आपका गेन मार्जिन है शुड बी ग्रेटर देन 0 विच इज़ पॉजिटिव, एंड ऑल्सो द फेज मार्जिन शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों ही दिए हैं, आपका गेन मार्जिन आपका +20 पॉजिटिव है और फेज मार्जिन भी आपका +40 है। तो यहाँ पर आपका क्लोज लूप सिस्टम कैसा होगा, ये हमारा होगा स्टेबल। तो हैंस यहाँ पर सिस्टम कैसा बनेगा मेरे भाई, सिस्टम बनेगा आपका स्टेबल। ठीक है, अगर दोनों यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमारा यहाँ पर सिस्टम यहाँ पर क्या बनेगा, स्टेबल। ठीक है, और अगर यहाँ पर इन दोनों में से एक भी अगर नेगेटिव हो जाए, ठीक है, माना अगर ये फेज मार्जिन हो जाए नेगेटिव, तब भी आपका सिस्टम नेगेटिव बनेगा, या फेज मार्जिन हो जाए तब भी आपका नेगेटिव बनेगा। अगर एक भी यहाँ पर नेगेटिव होता है तो यहाँ पर हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पर सिस्टम हो जाता है आपका अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबल के लिए हमारा क्या होता है, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन जो है ये आपके दोनों क्या होने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए पॉजिटिव। मतलब गेन मार्जिन क्या है, हम लोग कितना मार्जिन और हम गेन ऐड कर सकें ताकि हमारा सिस्टम स्टेबल रहे। ठीक है, आपका अनस्टेबल ना हो, मतलब कितना मैक्सिमम मार्जिन हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं गेन में कि हमारा गेन आपका स्टेबल रहे, और फेज मार्जिन हमारा कितना फेज लैग आपका बर्दाश्त कर सकता है। तो यहाँ पर दिया है +40 डिग्री, +40 डिग्री के बाद अगर हम यहाँ पर और ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। तो यहाँ पर ये दोनों लिमिट का मतलब समझ गए आप कि हम इतना और टॉलरेट कर सकता है, फेज मार्जिन इतना और गेन आपका इसमें इंक्रीज कर सकता है विदाउट द सिस्टम गोज अनस्टेबिलिटी। ठीक है, सेम केस द फेज मार्जिन, फेज मार्जिन हमारा लैग बताता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका द पीक ओवरशूट। ये पीक ओवरशूट का क्वेश्चन है जिसको आप म्यूपी या एमपी बोलते हैं। ठीक है, ऑफ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, मेन आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम ही है, विद द डैम्पिंग रेशियो जीटा की वैल्यू यहाँ दी है 0.5 इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि आपका जब जीटा की वैल्यू 0.5 है तो हमारा पीक ओवरशूट की वैल्यू क्या होगी। देखिए पीक ओवरशूट क्या होता है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद हमारा कितना आगे वो पीक करा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पीक ओवरशूट। अगर मैं इसको ऐसे इसके थ्रू दिखाऊं तो आप इसमें आपने देखा होगा इस टाइप से हमारा ये हमारी ये जो आपकी इसकी वैल्यू 1 होती है, देन यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से जो हमारा आपका सिस्टम आता है हम लोग चाहते हैं कि ये यहाँ तक आ जाए 1 तक का, लेकिन ये कहाँ तक आ जाता है, ये थोड़ा आगे तक का हुआ था, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए सिस्टम ये ऐसे करके देन आपका उसके बाद ये ऐसे डैम्प आउट होता है। तो देखिए ये आपका 1 है, जितना आपने यहाँ से ये इसने अपना जितना ये आपका यहाँ से 1 के बाद जितना आपने 1 के बाद जितना ये आपने इंक्रीज कराया हम लोग उसको बोलते हैं आपका MP। ठीक है, मैक्सिमम आपका ओवरशूट या फिर हम उसको बोलते हैं पीक ओवरशूट। मतलब क्या है, पीक ओवरशूट हमारा बताता है कि सिस्टम अपने फाइनल स्टडी स्टेट, देखिए स्टडी स्टेट वैल्यू तो आपकी यही वाली है ये, और वही आपकी वैल्यू ये है। इसके बाद देखिए स्टडी स्टेट के बाद ये इतना जितना ये ऊपर आया है हम लोग उसको यहाँ पर कहते हैं आपका MP, जिसको आप बोलते हैं आपका पीक ओवरशूट। मतलब स्टडी स्टेट वैल्यू पे पहुंचने के बाद ये कितना ज़्यादा उछला है, मतलब कितना ज़्यादा इसने ओवरशूट करा है, हम लोग उसको बोलते हैं आपका बिफोर सेटल डाउन। देखिए सेटल तो ये हो रहा है आपका यहाँ पर, सेटल होने से पहले कितना उछला है उसको हम लोग बोलते हैं आपका पीक ओवरशूट। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला गेट वगैरह या SSC में तो नहीं आ रखा है, यही एग्जाम में आया है। तो देखिए इसके एक ही फॉर्मूला होता है परसेंटेज MP या पीक ओवरशूट, मैं म्यूपी भी लिखता हूँ उसको, विच इज़ e⁻ पाई जीटा है अपॉन √1 - जीटा स्क्वायर, 1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 करते हैं। तो ये इसका एकमात्र फॉर्मूला है जो आपने इसमें याद करना है। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर हमें दिया है जीटा की वैल्यू। तो जीटा की वैल्यू दिया है, जीटा इज गिवन एज 0.5, जीटा की वैल्यू 0.5 है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले 1 - √1 - जीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालते हैं √1 - जीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगी मेरे भाई, √1 -
0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5×5 = 25, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.25। तो 1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.25 क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका 0.75। 0.75 क्या हो गया, 0.75 होता है आपका √3/4। तो 3/4 को क्या लिख सकते हैं आपका √3, और 4 आपके रूट से बाहर आ जाएगा तो 3/2। आपको पता है cos √3/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.866। तो ये तो आपको पता होगा cos 30 की वैल्यू होती है 0.866। तो ऐसे हमने यहाँ से क्या निकाली, यहाँ से हमने √1 माइनस जीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, एक्सपोनेंट की वैल्यू, ठीक है, विच इज़ ई रेज टू पावर माइनस पाई बाई जीटा अपॉन ये। तो देखिए अगले पेज में आता हूँ, तो यहाँ से परसेंटेज एमपी की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला देखिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ई रेज टू पावर माइनस पाई जीटा अपॉन √1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस पाई इंटू जीटा की वैल्यू आई 0.5, ठीक है, अपॉन ये आपके √1 माइनस जीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 0.866, विच इज़ 0.866। तो 0.866 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो माइनस तो ऐसे रहेगा, ये 3.14 इंटू 5, 3.14 का हमारा आधा हो जाएगा, आपका आ जाएगा 3.14, मतलब ये हो जाएगा आपका 150 157 157 पॉइंट समथिंग अपॉन √3/2। तो ये हमारा आ जाएगा आपका माइनस 1.814, ठीक है। बस अब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगी हमारी, अब ई के पावर में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा परसेंटेज एमपी आ जाएगा हमारा ई की पावर, डायरेक्ट हम इसको पुट करेंगे अब, विच इज़ इक्वल टू माइनस 1.814। तो हम इसको जब कैलसी से सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली हमारी वैल्यू आएगी 0.163, ठीक है। अब इसको परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 16.3%। तो हमारा ये कितना बड़ा, अपनी ओर से जो आपका मैक्सिमम एमपी की वैल्यू है ये आई आपकी 16.3%, मतलब स्टडी स्टेट में पहुंचने के बाद ये 16.3% ज़्यादा उछला है। मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर जीटा की वैल्यू जो है ना, ये जीटा की वैल्यू जितनी यहाँ पर ज़्यादा होगी उसके आपके एमपी की वैल्यू, म्यूपी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि आपकी इन्वर्स होता है इनका रिलेशनशिप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू जीटा की 1/2 थी, विच इज़ इक्वल टू 0.5, तो हमारी म्यूपी यहाँ पर कम आई, मतलब आपका ये 16.2% के आसपास ने यहाँ पर उछाल लिया है इस केस में। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी आएगी आपकी 16.3, आंसर नंबर बी 16.3% इसका सही आंसर होगा। ये आगे देखते हैं, अगला दिया है हमारा स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स पर, STM जिसको बोलते हैं आपको, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स phi फॉर अ सिस्टम ऑफ अ स्टेट मैट्रिक्स A इज गिवन एस। तो देखिए स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे गिवन होती है ये हमें बतानी है। देखिए स्टेट स्पेस एनालिसिस में हम लोग आपको जो phi जो होता है उसको हम लोग phi जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, वो होता है आपका SI माइनस A इनवर्स, देन हम लोग उसका क्या लेते हैं, लाप्लास लेते हैं आप लोग phi करने के लिए, ठीक है। मतलब आपको जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक होती है STM, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आपको phi, वो दिया आपका phi ऑफ t, इसको हम लोग एक और नाम से लिखते हैं विच इज इक्वल टू ई रेज टू पावर AT, ठीक है। ये हमारी e की पावर AT होता है, इसको हम लोग लेते हैं आपको लाप्लास इनवर्स ऑफ SI माइनस A इनवर्स, SI माइनस A इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारी इसकी वैल्यू होती है, तो क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ SI माइनस A, नहीं इसमें इन्वर्स नहीं है, लाप्लास इनवर्स ऑफ SI माइनस A इनवर्स, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे माना जो आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है आपका माना x इस टाइप से होता है, x इज इक्वल टू AX प्लस BU, ये हमारी स्टेट इक्वेशन होती है। देन यहाँ पर y जो आउटपुट आता है वो आपका आता है CX प्लस DU, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर आउटपुट आता है, यहाँ पर A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, ये आपका C मैट्रिक्स है और D मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो माना कोई A मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर होती है मैट्रिक्स, कोई माना एक टर्म ले लेता हूँ मैं आपका 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारी स्टेट मैट्रिक्स है। अगर हमने यहाँ से phi t की वैल्यू निकालनी है ये, तो हमें पहले क्या करने पड़ेगा, SI माइनस A, हमारी I क्या होती है, I इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है,
तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की बनी रहेगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके आपके मेन डायगोनल है उसकी वैल्यू 1 होती है, अदर की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये तो हमने क्या करना है, इसको एस से मल्टीप्लाई करना है। एक आपका कांस्टेंट है, एस से मल्टीप्लाई करना है, तो एक ये क्या आ जाएगा, एस भी आपको 2 क्रॉस 2 का होगा, तो ये आ जाएगा आपका एस 0 0 एस। ठीक है, ये देन यहाँ से हमने क्या निकालना है, एस आई माइनस ए। एस आई में से हम लोग ए को माइनस करना है, विच इज़ एस 0 0 एस माइनस 1 2 3 4। सिंपल मैंने ऐसे वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए बता रखी एक। तो ये आ जाएगा एस माइनस 1, ये आएगा 0 माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका 0 माइनस 3 क्या आ जाएगा माइनस 3, और ये आपका एस माइनस 4। तो ये हमारी क्या आई, एस माइनस ए मैट्रिक्स। देन हम लोग यहाँ पे इसका इन्वर्स लेंगे। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का इन्वर्स बहुत सिंपल होता है। देन इन्वर्स लेने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास इन्वर्स, तब जाके हमारी एस टी एम निकलता है, विच इज़ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका एस डोमेन में होता है, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे, देन यहाँ पर हमारा फॉर्म होता है, विच इज़ ये एल इन्वर्स क्या होता है आपका, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म। ये एल का इन्वर्स करके ना, तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसको निकालते कैसे हैं, एल इन्वर्स मतलब आपका लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए इन्वर्स। तो आंसर नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, इन अ बॉडी प्लॉट। बॉडी प्लॉट की बात करके, इन अ बॉडी प्लॉट ऑफ अ सिस्टम, अ पोल एट ओरिजिन, ओरिजिन पर एक पोल है 1/s कॉन्ट्रीब्यूट अ स्लोप ऑफ। देखिए, अगर सिंपल से पूछा है, एक ओरिजिन पर एक पोल होगा तो वो क्या करेगा, मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब हमारा ओरिजिन पे पोल या फिर 0 आता है तो आपका कुछ ना कुछ आपका ये डीबी का उछाल के करता है। ठीक है, मतलब आपका बॉडी प्लॉट को अगर हम लोग सिंपल देखें तो हमारे एक मैग्नीट्यूड का कर्व होता है। ठीक है, जिसमें अगर यहाँ पर हमारा वहाँ पर अगर ओरिजिन पर हमारा अगर पोल है, सिंगल पोल है, तो -20 dB पर डिकेट का स्लोप आता है। ठीक है, वहीं आपका और इसमें फेज होता है वो -90 डिग्री का होता है। 1/s का जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके ओरिजिन पर हमारा पोल है। देखिए, अगर मैं इसको दिखाऊं तो इन बॉडी प्लॉट, अगर हमारा ओरिजिन पर पोल है, ओरिजिन पर पोल है, ओरिजिन पर पोल, विच इज़ क्या हो जाएगा हमारा 1/s। एस मतलब हमारा एक पोल है आपका ओरिजिन पर। अगर हमारे पास पोल आता है तब हमारे पास स्लोप क्या होता है, डिक्रीजिंग स्लोप होता है, विच इज़ 20 dB पर डिकेट। तो हमारी जो स्लोप की लाइन है वो स्टार्ट होगी आपकी 20 dB पर डिकेट से डिक्रीज करेगी। वहीं अगर हमारा ओरिजिन पर 0 आता है तब क्या होगा, देखिए ओरिजिन पर 0 आएगा, 0 मतलब ये आपका 0 किस में आएगा, आपका न्यूमिनेटर में, तो यहाँ पर एस आएगा। तब हमारी क्या होगी, यहाँ पर आएगा +20 dB पर डिकेट का हमारी लाइन चलेगी। तो यहाँ पर जो लाइन चलेगी वो हमारी +20 dB पर डिकेट की होगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, जब कभी भी आपका पोल आएगा आपका ओरिजिन पर बॉडी प्लॉट पर, तो आपका -20 dB पर डिकेट की लाइन होगी, मतलब स्लोप -20 dB पर डिकेट, हर डिकेट में आपका -20 dB आपका डिक्रीज करेगा। वहीं आपका जब पोल आएगा तो आपका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, मतलब ये आपका लाइन जो है वो ऊपर की ओर को जाएगी, आपका +20 dB पर डिकेट। वहीं अगर देखिए यहाँ पर अगर आपके 2 पोल आगे आपके डिनोमिनेटर में, मतलब आपके 2 पोल आगे ओरिजिन पर, तो क्या हो जाएगा 2 × 20 विच इज़ इक्वल टू -40 dB पर डिकेट। तब यहाँ पर -40 dB पर डिकेट का यहाँ पर स्लोप बनेगा। वहीं अगर हमारे 2 आपके पोल्स आ गए तो पोल्स के लिए क्या आ जाएगा, +40 dB पर डिकेट। ठीक है, बस ये इसमें याद करना है कि आपका पोल आने पर या फिर आपका यहाँ पर 0 आने पर हमारे बॉडी प्लॉट का स्लॉट, मतलब ये आपका मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दिया हमारा, ये देखिए आगे आपका लीड कंपनसेटर। लीड कंपनसेटर इज प्राइमरीली यूज टू, लीड कंपनसेटर का यूज़ क्यों करा जाता है, टू इम्प्रूव स्टडी स्टेट एक्यूरेसी, बिल्कुल गलत। इंक्रीज द फेज मार्जिन एंड स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स, बिल्कुल ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पर स्पीड ऑफ अ रिस्पॉन्स को तेज करने के लिए लगाते हैं। अटेनुएट हाई फ्रिक्वेंसी नॉइस, नहीं। रेड्यूस सिस्टम बैंडविड्थ, नहीं, बैंडविड्थ को भी इंक्रीज करता है। तो देखिए इसको मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में, कलर चेंज करने। तो देखिए ये क्या है हमारा लीड कंपनसेटर। देखिए लीड कंपनसेटर जो होता है वो आपका क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी के आसपास जो है वो आपका पॉजिटिव फेज ऐड करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, लीड कंपनसेटर आपका एड्स पॉजिटिव फेज, ठीक है, एट पॉजिटिव फेज नियर फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, या फिर आपको क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ,
क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इससे हमारा जो क्या है फेज मार्जिन इंक्रीज होता है, तो इससे हमारा फेज मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। फेज मार्जिन इंक्रीज होने से हमारा जो है ट्रांजिएंट का रेस्पॉन्स फास्ट हो जाता है, हेंस ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इंक्रीजेस। सो हमारा क्या होता है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स हमारा फास्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स फास्ट होने से क्या होगा, अगर ये शुरुआती टाइम में अगर तेज हो जाएगा तो हमारी ओवरऑल स्टेबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो हेंस ओवरऑल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, या फिर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस कह सकते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, सिंपल अगर आप याद रखें तो लीड क्या 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 करता है, लीड का काम है, आप लीड से याद करिए, ये लीड करेगा आपको रेस्पॉन्स को। ठीक है, तो मैंने तो इसको ऐसे कर रखा है याद, देखिए कैसे, एक मिनट, इसका नाम है लीड कंपनसेटर। लीड से आप लीड याद करिए, ये क्या करेगा, ये लीड करेगा किसको, आपको लीड करता है रेस्पॉन्स को, लीड द रेस्पॉन्स, मतलब ये आपका क्या करेगा, ये आपका रेस्पॉन्स को फास्ट कर देगा। ठीक है, वहीं आपका लैग क्या करता है, अगर आपको लैग कंपनसेटर की बात करें, ये आपका एक्यूरेसी को बढ़ाता है, तो इसका काम है एक्यूरेसी को इंक्रीज करना, इंक्रीज द एक्यूरेसी, बस। तो इन दोनों में ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो लीड का काम है वो आपका यहाँ पर सिस्टम के रेस्पॉन्स को फास्ट करता है, मतलब लीड करता है, जबकि आपका लैग क्या करता है, लैग आपके यहाँ पर सिस्टम की स्टडी स्टेट की स्टेबिलिटी को सुधारता है, मतलब इसका मेन काम है आपका यहाँ पर आपकी इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाना, लैग का काम है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर नंबर बी। ठीक है, अ फेज लीड कंपनसेटर एड्स पॉजिटिव फेज लीड नियर टू द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो आपका क्या करेगा, विच इंक्रीज द फेज मार्जिन, और इससे क्या होगा, हमारा आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे आपकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला दिया है हमारा, इसमें दिया है ट्रांसफर फंक्शन। तो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ फेज लैग कंपनसेटर, देखिए लैग कंपनसेटर यहाँ आ गया, वो लीड था, ये लैग आ गया। जीसी कंपनसेटेड ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू दी है एस प्लस 1/t अपॉन एस प्लस 1/βt। तो यहाँ पर पूछा है इस कंडीशन में बीटा क्या होना चाहिए, कब फेज लैग का के उसमें, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, फेज लैग कंपनसेटर, फेज लैग कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन जीसी ऑफ एस, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंपनसेटर एस डोमेन में दिया है, विच इज इक्वल टू एस प्लस 1/t अपॉन एस प्लस 1/βt। स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन ही है। इसमें पूछा है कि हमारी इस कंडीशन में बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर हमें पूछा है कि बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए लैग कंपनसेटर है, लैग में क्या होगा, लैग में हमारा जो पोल होगा वो आपके ओरिजिन के पास होगा। ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम दिखाऊँ आपको, वैसे पता ही होगा आपको, लेकिन फिर भी चलो बना देते हैं। ठीक है, ये है हमारा लैग का, लैग कंपनसेटर। लैग कंपनसेटर में क्या होगा, हमारा पोल आपका ओरिजिन के पास होता है और आपका जीरो दूर होता है। ठीक है, तो ये हमारा पोल है और ये हमारा जीरो है। पी से मैंने पोल डिपिक्ट कर रखा है और आपका यहाँ पर जीरो इससे डिपिक्ट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखें, जो नीचे वाला टर्म से हम लोग पोल निकालते हैं, ऊपर वाले टर्म से हम लोग क्या निकालते हैं, जीरो। तो यहाँ पर से देखिए ये क्या हो जाएगा, एस प्लस 1/βt इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर से क्या है आपकी वैल्यू, एस की जो वैल्यू आई विच इज़ इक्वल टू -1/βt। तो यहाँ पर से पोल की लोकेशन क्या है, पोल की लोकेशन है आपकी -1/βt। तो हमारी ये पोल की लोकेशन है यहाँ पर। तो पोल की लोकेशन ये आपका नेगेटिव साइड में, तो आपके क्या लिखेंगे सिंपली मैग्नीट्यूड में 1/βt। ठीक है, तो मतलब आपका क्या हुआ, सिंपल आप समझिए, लैग कंपनसेटर में जो हमारा पोल होता है वो आपके जीरो की तुलना में, जो आपका जीरो ना, इसकी तुलना में आपके ओरिजिन के पास होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए आपका ये आपका लैग मतलब फेज में कमी देता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी आपका लैग कंपनसेटर, क्योंकि यहाँ पर पोल आपके नियरर टू ओरिजिन पर है। तो पोल की लोकेशन क्या है, पोल की लोकेशन है आपकी 1/βt। वहीं जब आपकी जीरो के देखेंगे तो जीरो की लोकेशन क्या आ जाएगी, एस इज इक्वल टू -1/t। तो ये क्या होगा, नेगेटिव साइड में आपकी
-1/t है हमारी पोल की, आपकी जीरो की लोकेशन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर पोल को आपको जीरो के पास रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बीटा टी की वैल्यू है ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टी। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए बीटा टी की वैल्यू हमारी मस्ट बी इक्वल टू टी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसलिए हम सब यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू लेते हैं, बीटा की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अगर हमने इसके पास करना है तो यहाँ पर 1/βt, इसकी वैल्यू अगर हमें टी से ज़्यादा चाहिए तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये टी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इस टी से। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पर देखते हैं 1/βt। ठीक है, ये आपका पोल है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर ग्रेटर देन आपका 1। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ओवरऑल ये पोल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस कम्पेयर टू इससे कम आएगी, जो आपके यहाँ पर से ओरिजिन के पास आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हुआ, जब भी हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि आपका लेग कंपनसेटर में जो बीटा की वैल्यू हो वो मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो हमारे यहाँ पर बीटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, इन द केस ऑफ आपका लेग कंपनसेटर। ठीक है, तो लेग कंपनसेटर में बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, जो आपका इंश्योर करता है हमारा पोल है आपका क्लोजर टू ओरिजिन। ठीक है, आपका देन 0। अब वहीं अगर आप लीड की बात करें, लीड की बात में बीटा जिसको हम अल्फा दिखाते हैं, वहाँ पर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 1 होती है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं लीड की बात करूँ तो लीड में क्या होगा, लीड में यहाँ पर हमारा क्या करेगा, लीड हमारे यहाँ पर लीड में हमारे पहले पोल करेगा, लीड पोल हमारा नियर टू 0 होगा। देन यहाँ पर हमारा यहाँ पर 0 हमारा नियर टू ओरिजिन होगा। देन हमारा यहाँ पर पोल आएगा, तो ये हमारा 0 है और ये पोल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा आएगा 1/αt। ठीक है, हम जनरली अल्फा लिखते हैं, वैसे बीटा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। और ये आएगा 1/t। तो यहाँ पर ये आपका लीड की बात कर रहा हूँ, लीड कंपनसेटर जो आपका फेज में लीड प्रोवाइड करे जिससे आपका रिस्पॉन्स फास्ट हो और सिस्टम स्टेबल बने। तो इसके लिए जो हमारी अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा की वैल्यू मस्ट बी लेस देन 1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 चाहिए यहाँ पर हमें पोल को आपका नियर टू ओरिजिन पहुँचाने के लिए। और इसमें आपको लेग कंपनसेटर में क्या चाहिए, बीटा की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1 फॉर द लेग कंपनसेटर बिकॉज द पोल इज नियर टू द ओरिजिन। ठीक है, तो ये यहाँ पर होता है। आगे देखते हैं, अगला दिया है सिस्टम इज डिफाइंड बाय द स्टेट मैट्रिक्स। ये ऐसा क्या आ गया, देखिए मैट्रिक्स ये ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 0 1 -2 और -3, ये हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, पूछा है द आइगन्स वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो इस मैट्रिक्स ए की हमें आइगन वैल्यू बतानी है। देखिए थोड़ा मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होगा आइगन वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में इसका बहुत उपयोग है। तो देखिए आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, एक मिनट इससे, तो देखिए यहाँ क्या चाहिए हमें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्या होती है आपके सेकेंड ऑर्डर के लिए, विच इज इक्वल टू एस आई माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए इज इक्वल टू 0। एस को हम लोग यहाँ पर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ पर माइनस करेंगे ए, जो हमारी ए मैट्रिक्स है ये, इसको करेंगे 0, देन यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखिए एस आई माइनस ए उसकी वैल्यू, एस को हम लोग आई में मल्टीप्लाई करेंगे, आई क्या है 2 × 2 की मैट्रिक्स है 1 0 0 1, विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एस 0 0 एस। तो ये हमारी एस की इसकी वैल्यू आ गई, एस आई की वैल्यू। अब ए की वैल्यू से माइनस करेंगे, माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 0 1 -2 और -3, तो ये हमने माइनस करना है। तो क्या आएगा हमारा, देखिए तो यहाँ पर से s माइनस 0, तो s में से यहाँ पर 0 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर से हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा यहाँ पर s। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा s 0 -1, तो ये आ जाएगा आपका -1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 -2 -2 क्या हो जाएगा +2, तो ये आ जाएगा आपका 2, और ये आ जाएगा s -5 -3, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो s + 3 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू s + 3। तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आएगी इसकी। तो एस आई माइनस ए की जो वैल्यू आई वो आई हमारी s -1। ठीक है, हमारी s आई, देन यहाँ पर आई हमारी -1 और हमारी 2 और s + 3, तो ये यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू आई है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस हम लोग इसका
मल्टीप्लाई करते हैं, देन यहाँ पर से हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए अगले पेज में करते हैं, चलिए यही करते हैं, क्या अगले पेज ले जाऊँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एस का मल्टीप्लाई होगा इसका इससे होगा एस इंटू एस प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा बीच में आ जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू -1। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू आएगी, तो क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 3s माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2, तो एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, ये हमारे यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू आई। अब इस डिटरमिनेंट को हमने पुट करना है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगले पेज में जाता हूँ। तो हमने क्या करना था, डिटरमिनेंट को 0 पुट करना है, एस आई माइनस ए के डिटरमिनेंट को हमने 0 पुट करना है। तो एस आई माइनस ए का डिटरमिनेंट क्या है मेरे भाई, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बस आपकी ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो रूट्स फाइंड करना तो आपको आता ही है। देखिए ये बीच वाले को हम लोग यहाँ पर तोड़ते हैं इन दोनों के बराबर, तो 2 बनाना है हमने इसको। तो ये कैसे करेंगे, एस स्क्वायर ये हो जाएगा आपका इसको करेंगे आपको s प्लस 2s, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2 आएगा और 2 प्लस 1 3 आएगा बिल्कुल। ठीक है, मतलब आपका जो फैक्टर आ रहे हैं इसका आपका अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, और आपका अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर होना चाहिए, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर करते हैं, आप इनको एक ग्रुप में बनाते हैं, इनको एक ग्रुप में बनाते हैं। तो यहाँ से s कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका s प्लस 1, देन यहाँ से आपने प्लस 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपका s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्या है फैक्टर, s प्लस 2 और आपका s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है s प्लस 2 इज इक्वल टू 0, विच मीन s इज इक्वल टू -2, और सेकंड क्या है हमारा s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू -1। तो हमारी क्या यहाँ पर वैल्यू आई, आइगन वैल्यू आई हमारी -1 और -2। आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर ए -1 और -2। ठीक है, आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपने सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना होता है, एस आई माइनस ए इनवर्स, इसका डिटरमिनेंट करके 0 पुट करना है, और हमने पुट करके यहाँ पर आंसर निकाला। देखिए हमारे आइगन वैल्यू की वैल्यू जहाँ पर आपकी नेगेटिव अगर दोनों अगर नेगेटिव है, देखिए दोनों वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा यहाँ पर सिस्टम कैसा है, स्टेबल है। ठीक है, दोनों वैल्यू नेगेटिव आई है, हेंस द आपका सिस्टम मस्ट बी स्टेबल। मतलब यहाँ पर पोल्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं, आपके लेफ्ट हाफ में। देखिए ये आपको ऐसे देखेंगे तो लेफ्ट हाफ में एस की वैल्यू -1 और -2 यहाँ पर आपके पोल लाई कर रहे हैं, तो लेफ्ट हाफ में लाई करने का मतलब क्या हुआ, हमारा ये आपका सिस्टम स्टेबल सिस्टम है। आगे देखते हैं, ये आपका अकॉर्डिंग टू द मेसन्स गेन फार्मूला द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन टी इज गिवन बाय। तो यहाँ पर मेसन्स गेन फार्मूला में जो आपको ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपने देखा होगा कि जब हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है तो उसमें हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, क्योंकि जब हमारा ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन निकालना मुश्किल होता है तब हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ, जिसको आप SFG बोलते हैं ना, उसका यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए। तो वहाँ पर हम लोग मेसन्स गेन फार्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, मेसन्स गेन फार्मूला, तो मेसन से एक अंकल थे, इन्होंने अपना फार्मूला दिया है यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन को निकालने का। ठीक है, ये आपको SFG में वगैरह यूज़ होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ में। तो इन्होंने आपका फॉर्मूला क्या दिया था, ट्रांसफर फंक्शन TF इज इक्वल टू, इसने दिया है समीशन ऑफ पी के इंटू डेल्टा के अपॉन डेल्टा, बस इनका ये फॉर्मूला था। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा खुद को भी और उनको भी। ठीक है, तो यहाँ से इसके अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समीशन पी के डेल्टा नहीं, 1 अपॉन डेल्टा समीशन पी के, ये ऊपर है 1 अपॉन पी, हाँ आंसर नंबर बी। ठीक है, तो इसका ये आंसर सही है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा पी के है, पी के हमारा कोई भी एक केथ पाथ है। ठीक है, के क्या है आपका, कोई भी आपका एक पाथ है जिसकी वैल्यू, जिसका नाम दिया हमने केथ पाथ। ठीक है, केथ पाथ का हमने वैल्यू दी है। केथ पाथ का जो आपका फॉरवर्ड पाथ है उसको हम बोलते हैं पी के। पी के क्या होता है, पी के हमारा होता है केथ फॉरवर्ड पाथ। पी के से हम लोग क्या दिखाते हैं, फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, वहीं जो आपका नीचे डेल्टा है ये क्या बताता है, सिस्टम का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये आपको बताता है डिटर्मिनेंट ऑफ द सिस्टम, मतलब जो भी आपका लूप गेन बनता है वो आपका बताता है यहाँ पर।
और यहाँ पर क्या अगला टर्म है आपका डेल्टा के। डेल्टा के तो पता होगा आपका, वो जो आपका उस पाथ को जो आपका टच कर रहे हैं उनको आपको बताता है, ठीक है। ये आपका केथ पाथ को जो आपका टच कर रहे हैं वो लूप वो यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनता है विच इज़ इक्वल टू समीशन पी के डेल्टा के अपॉन डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर इसको अगर सिंपल देखें तो आपके जो सभी फॉरवर्ड पाथ का कॉम्बिनेशन को ऐड करके, देखिए सभी फॉरवर्ड पाथ मतलब आपका ये सभी फॉरवर्ड पाथ का कॉम्बिनेशन पी के, इसको हम लोग ऐड करके यहाँ पर हम लोग डेल्टा से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको फॉरवर्ड पाथ को यहाँ पर से आपके इसको हम लोग ऐड करके डेल्टा से डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है डेल्टा के हमारा यहाँ पर जो भी आपके पाथ यहाँ पर केस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला कहाँ यूज़ होता है मैंने बताया था, ये ब्लॉक डायग्राम को रेड्यूस करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। जो आपको कॉम्प्लेक्स डायग्राम है वो उसको आप इजीली एसएफजी के थ्रू यहाँ पर सॉल्व करके मेसन गेन फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अगला दिया है हमारा द सेटलिंग टाइम TS for a second order for a 2% tolerance criteria in a second order system। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में 2% क्राइटेरिया के लिए सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन दिए हैं। देखिए मैं इसको दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ, आपको वैसे डायग्राम पता ही है लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पतली लाइन ले ली कि ठीक है। देखिए हमारा सेकंड ऑर्डर का अगर अंडर डैम सिस्टम का रेस्पॉन्स दिखाऊं तो देखिए वो कुछ इस टाइप से जाता है, इस टाइप से तो जाता है, लेकिन पेंसिल लेता हूँ, ठीक है। ये देन यहाँ पर से इस जाके सेटल हो जाता है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करा के देखिए ये जो आपका टॉलरेंस बैंड है इतना, इसको ले लिया है कि मतलब ये आपका स्टेबल होने से पहले इतना इसमें आपकी एरर माननी है। मतलब ये कितना है ±2% का, मतलब ±2% मतलब 98% के आसपास जब आ जाता है आपका सिस्टम तो हम इसको बोलते हैं कि आपका सिस्टम आपका सेटल हो गया। तो उस टाइम के लिए हमारा कितना ये आपकी वैल्यू होती है तब पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सेटलिंग टाइम आपका वो टाइम है जिसमें आपका सिस्टम अपनी फाइनल वैल्यू के पास पहुंच जाता है। देखिए फाइनल वैल्यू के पास कहाँ पहुंच रहा है 98% के आसपास, क्योंकि 2% का टॉलरेंस है, मतलब ये 98 के आसपास पहुंच रहा है, 2% आपका कम है, ठीक है। या हम लोग जनरली 2% या 5% लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टाइम कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम रियल देखेंगे तो हमारी जो वैसे आपका रियल टाइम कांस्टेंट 100% के लिए होती है 1/ζ, ठीक है। जब आपका यहाँ पर आपका टाइम कांस्टेंट आपका टॉलरेंस आपका 0% है, ठीक है। लेकिन अब हमारे क्या बनना है, हमने 2% बैंड के लिए बताना है। 2% अगर हमारा बैंड है, 2% बैंड के लिए हमारी इसकी वैल्यू क्या होती है विच इज़ इक्वल टू 4 τ, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना आपका 98% के लिए 4 τ, देन हमारी 5 τ होती है। तो यहाँ पर से क्या होती है ये हमारी 4 τ की वैल्यू क्या है 4 × τ की वैल्यू है 1/ζ, 1/ζ विच इज़ इक्वल टू 4/ζ। तो अल्टीमेटली जो हमारी सेटलिंग टाइम की वैल्यू है TS इज इक्वल टू 4/ζ in case of second order system। so answer will be D, 4/ζ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये याद कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ आपको ट्रिक के उसमें। देखिए यहाँ पर अगर आपका 2% दिया होगा, 2% दिया होगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसके लिए 4 चाहिए। और अब यहाँ पर अगर हमें 5% दिया होगा तो 5% के लिए हमें चाहिए 3, ठीक है। मतलब इसका आपका सेटलिंग टाइम क्या बनेगा TS, सेटलिंग टाइम इस केस का बनेगा 4 τ, और इस केस का बनेगा आपका सेटलिंग टाइम जो 5% है विच इज़ इक्वल टू 3 τ। और टाउ की वैल्यू क्या है, टाउ की वैल्यू है आपकी 1/ζ। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/ζ एंड 3/ζ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी इन दोनों की वैल्यू आई जब आपका 5% टॉलरेंस बैंड हो और 2% टॉलरेंस बैंड हो, ठीक है। ये आपके एग्जाम में ये दो से आपके क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है आपका अ टाइप 0 सिस्टम सब्जेक्टेड टू अ यूनिट स्टेप इनपुट, ठीक है। टाइप 0 सिस्टम है, यूनिट स्टेप इनपुट दिया है, विल हैव स्टडी स्टेट एरर इक्वल टू। तो स्टडी स्टेट एरर किसके बराबर होगी 0 के बराबर, 1/1 + kp के बराबर, 1/kb के बराबर या इन्फिनिट के बराबर। तो हमें ये बताना है। देखिए कौन सा इनपुट दिया है, इनपुट है आपका स्टेप इनपुट। देखिए स्टेप इनपुट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं आपका पोजिशनल
एरर आपका कांस्टेंट, इसको आप के पे लिखते हैं ना वो, तो उसको बताते हैं आपको क्या दिया है आपका स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट, मतलब इनपुट की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है। यूनिट या स्टेप इनपुट लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, स्टेप इनपुट। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग पोजिशनल एरर कोफिशिएंट लिखते हैं, पोजीशन एरर कोफिशिएंट, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं केपी से, ठीक है। पोजिशनल के केपी हम लोग यूज़ करते हैं ये टाइप 0 सिस्टम के लिए, फॉर टाइप 0 सिस्टम, फॉर टाइप 0 सिस्टम, ठीक है। टाइप 0 सिस्टम मतलब वो सिस्टम जिसके ओरिजिन पर कोई भी पोल नहीं है। इसके लिए हमारी जो केपी की वैल्यू होती है, मतलब ये आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हमारी फाइनाइट आती है, विच इज़ फाइनाइट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन पर कोई भी पोल नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसकी एरर यहाँ पर फाइनाइट आती है। इसलिए इसके हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से एनर्जी आपका स्टडी स्टेट टाइम में एरर का फॉर्मूला होता है आपका 1/1 प्लस KP, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है आपका किस केस में, यूनिट स्टेप के केस में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी, 1/1 प्लस KB। यूनिट स्टेप की बात की है तब इसकी वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है। ESS की वैल्यू जो आपकी 0 आएगी, ये कहाँ पर आएगी, तो देखिए अगर हमारा यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर टाइप 0 सिस्टम है उसके लिए फाइनाइट कहाँ पर आएगी, टाइप 0 के लिए इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी। और रैंप के लिए क्या होता है, रैंप में हमारे ओरिजिन पे एक आपका पोल होता है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, टाइप 1 सिस्टम के लिए फाइनाइट आएगी। वहीं टाइप 2 सिस्टम जो होता है वो होता है पैराबोलिक सिस्टम, जिसमें आपके ओरिजिन पे 2 पोल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा था आपको यूनिट स्टेप, इसके लिए आपकी वैल्यू आएगी 1/1 प्लस KP, ठीक है। KP आपका क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। और देखिए अगर आप, चलो बता देता हूँ, यहाँ पर आपका जो पैराबोलिक वाला होता है, पैराबोलिक जिसको क्या बोलते हैं आपको एक्सीलरेशन, इसको बोलते हैं KA, ठीक है। ये किसके लिए आता है, ये आता है आपका टाइप 2 सिस्टम के लिए, टाइप 2 सिस्टम के लिए यूज़ होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/KA, ठीक है। और KA की वैल्यू क्या होती है, KA की वैल्यू होती है आपका लिमिट S टेंस टू 0, ओरिजिन पे 2 पोल होते हैं तो होता है S² टाइम्स ऑफ GS, ठीक है। यहाँ पर नहीं बताया था, मैंने KP की वैल्यू क्या होती है, KP की वैल्यू हम निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू लिमिट S टेंस टू 0, कोई पोल नहीं है आपका ओरिजिन पर, तो सिंपल लिखेंगे G(s), जो ट्रांसफर फंक्शन है वही। देन यहाँ पर से KP की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट करेंगे विच इज़ ऑलवेज फाइनाइट वैल्यू एट इन केस ऑफ यूनिट स्टेप, ठीक है। तो ये इसके बारे में होगा, ये पैराबोलिक का मैंने बता दिया, और आपका रैंप का मैंने पहले बता दिया था आपको, ठीक है। तो पैराबोलिक का भी याद कर लीजिएगा आप। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द गेन मार्जिन ऑफ अ सिस्टम, गेन मार्जिन क्या होगा सिस्टम का, whose polar plot passes through a point -0.5 और आपका J0 से जब आपका पास हो रहा है तो उसका आपका पोलर प्लॉट क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपका सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर अगर आपने देखा होगा गेन मार्जिन का फॉर्मूला एक ही यूज़ होता है, गेन मार्जिन का फॉर्मूला वो क्या होता है 1/x, ठीक है। x क्या होता है, मैं इसको ऐसे डिनोट करता हूँ, तो यहाँ पर x की वैल्यू होती है, x होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ जे ओमेगा इंटू h ऑफ जे ओमेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ जे ओमेगा h ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा PC, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा PC, मतलब फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे हम लोग यहाँ पर जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देन 1/मैग्नीट्यूड करके हम लोग यहाँ पर गेन मार्जिन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैंने 1/x करके याद कर रखा है, वेयर x इज इक्वल टू 1/g ऑफ जे ओमेगा h ऑफ जे ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा PC। तो अल्टीमेटली इसको अगर मैं लिखूँ, आपने ऐसे याद करा होगा 1/g ऑफ जे ओमेगा h ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा PC, ओमेगा PC मतलब फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर। तो यहाँ पर हमें पॉइंट क्या दिया है, देखिए यहाँ पर जो हमें पॉइंट दिए हैं, पॉइंट दिए हैं आपके -0.5 और आपका -J0, मतलब इमेजिनरी एक्सेस माइनस नहीं है, सॉरी ये आपका J0 है, तो इसमें आपका ये इमेजिनरी एक्सेस पे नहीं है। इसका मतलब क्या, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ x क्या आ जाएगा -0.5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका, इसके ये से ये कट जाएगा और आपका अंडर रूट से ये आपका हट जाएगा, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारा मैग्नीट्यूड आ गया 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकालेंगे, गेन मार्जिन। तो गेन मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1/x, वेयर x इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर से, क्योंकि यहाँ पर से ओमेगा पी सी की वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पर से फ्रीक्वेंसी जीरो है, ये ओमेगा पी सी, क्योंकि जे की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर से ओमेगा पी सी की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल क्या आएगा, 1/x, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 0.5, 0.5 मतलब 1/2। तो यहाँ पर से गेन मार्जिन क्या आ गया, गेन मार्जिन की वैल्यू आ गई 2, विच इज़ इन डेसिबल। तो आंसर आ गया 2 dB। आंसर नंबर बी 2 dB। ठीक है, इसने यहाँ पर लिखा है और प्लस 6 dB। तो ये प्लस 6 dB कैसे लिखा होगा, इसने यहाँ पर से इसको आपका 20 log बेस में कन्वर्ट करा होगा। देखिए, इसको हम लोग 20 बेस log में कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर आपने को पता होगा तो देखिए, dB को हम लोग यहाँ पर से आपको ये 20 आएगा, 20 ये 2 को हम लोग यहाँ पर dB में कन्वर्ट करेंगे। 2 को dB में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर dB में कन्वर्ट करने के लिए 20 log बेस 10 इंटू यहाँ पर जो वैल्यू है 2, इसको करते हैं। ठीक है, तो ये जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे या वैसे आपको ये वैल्यू याद ही होगी, तो ये आती है हमारी 6.02 dB के आसपास। तो इसका या गेन मार्जिन 2 आएगा या इन dB में हमारा क्या आएगा 6.02 dB। तो आंसर आएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया आपका, ट्रांसफर फंक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू। ट्रांसफर फंक्शन किस में एप्लीकेबल होता है, लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम पर, आपका लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम विथ जीरो इनिशियल कंडीशन। अगला दिया आपका नॉन लीनियर सिस्टम, और फोर्थ दिया आपका डिस्क्रीट नॉन लीनियर सिस्टम। तो देखिए, ये क्या दिया आपका, ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन की अगर आपने डेफिनेशन भी देखी होगी तो क्या होता है हमारा, ट्रांसफर फंक्शन इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट एट ऑल द इनिशियल कंडीशन मस्ट बी जीरो। तो इनिशियल कंडीशन यहाँ पर हमारी जीरो होनी चाहिए, ये आपकी डेफिनेशन होती है ट्रांसफर फंक्शन की। तो आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर बी। मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर फंक्शन की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं इनपुट के लाप्लास ट्रांसफर पर, जब हमारी सारी इनिशियल कंडीशन क्या हो, जीरो। ठीक है, ऑल द ट्रांसफर कंडीशन मस्ट बी जीरो। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है, ओनली एप्लीकेबल इन LTI सिस्टम, लीनियर टाइम LTI, उल्टा हो गया, LIT हो गया, LTI सिस्टम, ओनली यूज इन LTI सिस्टम विच इज़ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो आपका लीनियर हो और टाइम के साथ इनवेरिएंट हो, मतलब टाइम चेंज होने पर, मतलब आज अलग काम कर रहा है, कल अलग काम कर रहा है, ऐसा नहीं, वो एक कांस्टेंट आपका यहाँ पर काम करे किसी भी आपके डे पर। ठीक है, और आपका लीनियर काम करे। लीनियर के लिए क्या चाहिए हमारे पास, आपके लीनियर प्रिंसिपल हमारा होना चाहिए, जो आपको होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन दोनों पर बेस होना चाहिए। ठीक है, वो हमारे आपके यहाँ पर लीनियर आपके एलिमेंट होते हैं। आगे देखते हैं, ये आपका द डेरिवेटिव कंट्रोल डी कंट्रोलर इन PID कंट्रोलर लूप हेल्प टू। देखिए, PID क्या है, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव कंट्रोल। इसमें 3 कंट्रोलर होते हैं, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और आपका डेरिवेटिव। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपका डेरिवेटिव कंट्रोलर यहाँ पर क्या आपका काम करता है PID कंट्रोल लूप में। पहला दिया एलिमिनेट करता है आपका स्टडी स्टेट एरर, सेकंड दिया आपका रेड्यूस ओवरशूट एंड इम्प्रूव ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, थर्ड दिया आपका इंक्रीज सिस्टम टाइप नंबर, और फोर्थ दिया आपका रेड्यूस सिस्टम बैंडविड्थ। तो देखिए, यहाँ पर ये क्या काम करता है, जब भी हम लोग डेरिवेटिव एक्शन की बात करते हैं तो ये आपका रेट ऑफ चेंज को आपको देखकर आपका फ्यूचर की वैल्यू प्रिडिक्ट करता है। मतलब आपका रेट ऑफ चेंज को देखकर, रेट ऑफ चेंज से हमारी क्या बताया है, ये फ्यूचर में हमारी जो एरर होगी उसको ये प्रिडिक्ट करता है, फ्यूचर एरर को ये प्रिडिक्ट करता है आपका डेरिवेटिव कंट्रोल, ये इसका काम होता है, प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, तो आपका ये करता है, ये आपके सिस्टम में एक्स्ट्रा डैम्पिंग को ऐड करता है। ठीक है, इट एड्स एक्स्ट्रा डैम्पिंग, तो ये आपका एक्स्ट्रा डैम्पिंग ऐड करेगा। एक्स्ट्रा डैम्पिंग ऐड करेगा मतलब क्या होगी, जीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। देखिए, जीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो म्यूपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि म्यूपी की वैल्यू क्या होती है, म्यूपी
इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस पाई जीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। हैंस एज वी इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ जीटा देन द म्यू पी इज डिक्रीजेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर ये सिस्टम क्या करता है, ये आपका रेट ऑफ चेंज को देख के आपका पहले फ्यूचर का एरर प्रिडिक्ट करता है, देन फ्यूचर के एरर को प्रिडिक्ट करने के लिए प्रिडिक्ट करने के साथ साथ ये आपको एक्स्ट्रा डैम्पिंग ऐड करता है। एक्स्ट्रा डैम्पिंग ऐड करने से हमारी जीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जीटा की वैल्यू इंक्रीज होने से हमारी म्यू पी जो आपका ये आपका ओवरशूट है ये कम हो जाता है। म्यू पी की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका जल्दी सेटल हो जाएगा। तो सेटल्स क्विकली या अर्लियर लिखता हूँ क्विकली, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सिस्टम आपका जल्दी आपका सेटल हो जाएगा। सेटल कब होगा, क्योंकि हमारे म्यू पी की वैल्यू को कम कर देगा। इससे क्या होगा, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कम हो जाएगा। देखिए ये जो हमारी म्यू पी की वैल्यू है ये हमें कम हो जाएगी तो ये जल्दी सेटल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट स्टेडी स्टेट एरर नहीं, रिड्यूस ओवरशूट, बिल्कुल आंसर नंबर बी। ओवरशूट को रिड्यूस करेगा और इंप्रूव करेगा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, क्योंकि राइज टाइम भी आपका कम हो जाएगा और सेटलिंग टाइम भी यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें याद कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। जो PID कंट्रोलर है, PID देखिए PID को CID में समझिएगा ये PID है। तो PID में क्या है, जो P जो है वो प्रोपोर्शनली आपको एरर को कम करता है। ठीक है, ये आपका एरर को कम करता है। ठीक है, इट रेड्यूसेस एरर। वहीं जो आपका I है आपका इंटीग्रल वाला, ये क्या करता है, स्टडी स्टेट एरर को कम करता है। ये करता है जो स्टडी स्टेट एरर को आपका कम करेगा। ठीक है, वहीं जो आपका D है, ठीक है, डेरिवेटिव कंट्रोल, ये आपका म्यू पी मतलब आपका मैक्सिमम ओवरशूट को कम करता है, जिससे हमारा रेस्पॉन्स क्या बनता है, स्मूथ बनता है। ठीक है, म्यू पी अगर कम हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर से रेस्पॉन्स क्या बनेगा, स्मूथ। तो ये तीन चीज़ें आप PID में याद कर लीजिए। जो P है ये प्रोपोर्शनल में काम करता है, जिससे एरर कम होती है, और आपका I जो है इंटीग्रल कंट्रोल, ये स्टडी स्टेट एरर को एलिमिनेट करता है, और D जो है आपका डेरिवेटिव कंट्रोल, ये आपका ओवरशूट को कम करता है, जिससे आपकी वेवफॉर्म स्मूथ बनती है और आपका सिस्टम क्या हो जाता है, सिस्टम हमारा फास्ट हो जाता है। ठीक है, सिस्टम का रेस्पॉन्स फास्ट हो जाता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है आपका कंट्रोलेबल के ऊपर, दिया है अ कंट्रोलेबल स्टेट स्पेस सिस्टम ऑफ एन ऑर्डर n, ऑर्डर n है, हैज़ अ कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स QC की वैल्यू है B AB A स्क्वायर B सो ऑन A की पावर n-1 B। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये तो QC की वैल्यू होती है कंट्रोलेबल की। द कंडीशन फॉर कंप्लीट स्टेट कंट्रोलेबल इस, तो देखिए यहाँ पर पूरी कंट्रोलेबल, कंप्लीट स्टेट कंट्रोलेबल हो तो उसके लिए यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, रैंक ऑफ QC मस्ट बी लेस देन इक्वल टू n, रैंक ऑफ QC इज इक्वल टू n, डिटर्मिनेंट ऑफ QC इज इक्वल टू 0 और ट्रेस ऑफ QC इज इक्वल टू 0। तो देखिए डिटर्मिनेंट और ट्रेस तो यहाँ यूज़ ही नहीं होता है, बस रैंक की यूज़ होती है, या रैंक कम होगी या इसके बराबर होगी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर पहले मैं दिखाता हूँ आपको कंट्रोलेबिलिटी होती क्या है। देखिए कंट्रोलेबिलिटी आपका बताता है कि हम जो हमने इनपुट दिया है, इनपुट को हम U से लिखते हैं, U ऑफ T, जो आपके स्टेप में इनपुट होता है वो आपके सिस्टम के हर स्टेट के लिए डिजायरेबल वैल्यू तक ले जा रहा है, नहीं लेके जा रहा है करके। ठीक है, तो ये आपके होते हैं कंट्रोलेबिलिटी। इसकी जो आपकी मैट्रिक्स बनती है वो QC, उसका साइज होता है आपका, उसको हम लिखते हैं B, देन आपका AB, देन यहाँ से A स्क्वायर B, देन यहाँ से सो ऑन हम A की पावर n-1 B। ठीक है, ये जो हमारा होता है ये n क्रॉस n मैट्रिक्स की होती है, मतलब हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। n क्रॉस n मैट्रिक्स की हमारी आपकी n क्रॉस n नंबर की हमारी मैट्रिक्स बनती है, जो यहाँ पर n क्या है, हमारी n होते हैं हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, n इज़ नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है, n यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट है, और हमारा सिस्टम अगर कम्प्लीटली कंट्रोलेबल हो तो उसके लिए हमारी क्या हो जाएगी, इसकी रैंक हमारी n होनी चाहिए फॉर कम्प्लीटली कंट्रोलेबल सिस्टम। मतलब हर आपकी ये स्टेट आपकी कंट्रोलेबल हो तो क्या होगी, फॉर कम्प्लीटली कंट्रोलेबल सिस्टम रैंक ऑफ कंट्रोलेबल मैट्रिक्स QC मस्ट बी इक्वल टू रैंक ऑफ, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर से नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, नंबर ऑफ स्टेट है हमारी n, तो QC यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी, रैंक ऑफ QC इज इक्वल टू, रैंक के लिए हम लोग रो दिखाते हैं, तो रैंक ऑफ QC इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर B। ठीक है,
तो ये नहीं होगा, ए नहीं होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आपका नॉन जीरो आएगा। इस केस में अगर आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू सी इज नॉन जीरो एट दिस केस। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। अगर आपकी रैंक n से कम हो जाए, मतलब आपकी रैंक यहाँ पर n जो आपकी नंबर ऑफ स्टेट है इससे कम हो जाए, तो हमारा यहाँ पर सिस्टम आपका पार्शियली या फिर पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोलेबल के सिर्फ एक कंडीशन है, जहाँ पर आपकी नंबर ऑफ स्टेट n की वैल्यू आपके रैंक ऑफ आपके QC के बराबर हो, सिर्फ यही आपकी कंडीशन है। ठीक है, अगर इससे कम है या इसके या इससे कम है तो यहाँ पर से पार्शियली हो जाएगा या पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हो जाएगा इस टाइम पर। अगला देखते हैं, और ये आपका कंट्रोल सिस्टम का आज का लास्ट क्वेश्चन है। दिया इसमें फॉर अ सिस्टम विथ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू दिया GS/HS K/S/S+4 द ब्रेक अवे पॉइंट ऑन द रियल एक्सेस ऑफ द रूट लोकस। तो रूट लोकस पे हमारी ब्रेक अवे पॉइंट क्या होंगे। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है OLTF विच इज इक्वल टू K/S/S+4। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन दिया, हमें ब्रेक अवे पॉइंट पूछा है। देखिए ब्रेक अवे पॉइंट कहाँ यूज होते हैं, हमारे रूट लोकस पर। तो ब्रेक अवे कंडीशन आपको पता होगी, लिख देते हैं, चलो कलर चेंज। ये है आपका ब्रेक अवे, बी लिखता हूँ। ब्रेक अवे पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, इसकी कंडीशन आपने देखा होगा। हम लोग यहाँ पर dk/ds जो आपके के को है उसको हमको एस के टर्म में आपको डिफ्रेंशिएट करके देन यहाँ पर जीरो पुट करते हैं, तो dk/ds यहाँ पर जीरो हमारा आता है। ठीक है, मतलब ब्रेक अवे पॉइंट हमारी वो जगह है जहाँ पर हमारा रूट लोकस जो आपका रियल एक्सेस से लीव करके आपके कॉम्प्लेक्स प्लेन की ओर को जाता है, मतलब जहाँ से ब्रेक होकर, देखिए जैसे ये हमारा एक सिंपल दिखा रहा हूँ, एक मिनट इस कलर से लेना। तो देखिए यहाँ पर हमारे दो पोल है माना, तो देखिए यहाँ पर से इससे आ रहे हैं, यहाँ से इससे आ रहा है, तो यहाँ पर से जो इस पॉइंट में ये बीच वाले पॉइंट में ये आपका ब्रेक हुआ, देन यहाँ पर से इमेजिनरी एक्सेस की ओर को जाता है, तो हम इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। हमने उसी को आपको यहाँ पर निकालना है, ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, ये मतलब क्या बताया था मैंने आपको, ब्रेक अवे पॉइंट वो जगह है जहाँ पर आपके रूट लोकस का जो रियल पार्ट है, ये जो आपका एक्स एक्सेस है ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट से लीव करके कॉम्प्लेक्स पार्ट में जाता है। ठीक है, जहाँ पर आपके दो पोल आपके एक साथ मिलके स्प्लिट होते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर से ऐसे ऐसे दोनों ओर को चला जाएगा, क्योंकि रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकालेंगे, इस जो आपके OLTC है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, CE इक्वेशन। तो वो क्या हो जाएगा, 1 + GHHS, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, 1 + GHHS इज इक्वल टू 0। तो GHHS की वैल्यू ये दी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 + K/S/S+4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा S+4 + K इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका S² + 4S + K इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको से ये क्यों निकालना हमें, तो ब्रेक अवे पॉइंट निकालना है ना। तो S², इसको सीधे यहाँ से K की वैल्यू निकालता हूँ। चलो देखिए, यहाँ से अगर K की वैल्यू निकालेंगे तो K क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू ये वहाँ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -S² + 4S। ठीक है, ये या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वही आएगा आपका, K की वैल्यू आएगी S², ये आपको माइनस से S² + 4S। तो ये हमारी यहाँ पर से K की वैल्यू आ गई। अब K का डिफ्रेंशिएट करना है हमें S के थ्रू। तो देखिए K की वैल्यू क्या आई, K की वैल्यू हमारी आई यहाँ पर -S² + 4S। देखिए माइनस मैंने इसलिए बाहर लिया है क्योंकि यहाँ पर से जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा ये हट जाएगा। तो देखिए आप क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है dk/ds से। तो ब्रेक अवे के लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे dk/ds इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, d माइनस हो जाएगा आपका S² + 4S ds इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आया, यहाँ से पुट ये से S के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका S² का क्या आ जाएगा, S² क्या आ जाएगा, ये पावर आगे आएगी तो आ जाएगा आपका 2S, ये माइनस बाहर ही है, प्लस इसका आ जाएगा 4, तो 2S
प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारी वैल्यू आई। तो देखिए ये आपका ये 0 यहाँ को चला जाएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो क्या आएगा 2s इज इक्वल टू 4। तो s की वैल्यू क्या आएगी, s इज इक्वल टू 4/2 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 4 बाई ये प्लस -2, 4/2 विच इज़ इक्वल टू s की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ पर ब्रेक अवे पॉइंट जिस पे आपका रूट लोकस आपका ब्रेक कर रहा है वो आपका पोल है आपका 2 पर। देखिए मतलब ये इस टाइप का सिस्टम है कि मैं आपको उसको दिखाई देता हूँ। चलो देखिए यहाँ पर आप सिस्टम देखिए क्या है, s प्लस 4। देखिए अगर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे, समझा देता हूँ कि s प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 0 को है नहीं, पोल है हमारे पास। तो पोल क्या है, एक हमारा पोल 0 पर है, s इज इक्वल टू 0, और क्या है एक पोल s इज इक्वल टू -4 पर। तो देखिए वो पोल मैं आपको दिखाता हूँ, s इज इक्वल टू 0 पर हमारा पोल है और s इज इक्वल टू -4 पे पोल है। तो ये आपका s इज इक्वल टू 0 पे पोल आ गया, s इज इक्वल टू यहाँ पर -4 पे हमारा पोल आ गया। तो देखिए रूट लोकस में क्या हुआ, रूट लोकस में हमारे यहाँ पर ब्रांच पहले आपस में ये दोनों पोल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, देन ब्रेकआउट होते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको इससे। देखिए ये हमारा ऐसे आएगा और ये हमारा इस साइड से आएगा, ठीक है। ये हमारा ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, और जिस पॉइंट पे आपका मिलके ये ब्रेक होंगे, ठीक है, वो पॉइंट है ये विच इज़ s इज इक्वल टू -2। ये हमारा है ब्रेक अवे पॉइंट। यहाँ पर से मिलके आपका ब्रेक हो जाएंगे ऐसे और ऐसे, ही दोनों आपके ऊपर और नीचे को ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने आपके ब्रेक अवे पॉइंट की वैल्यू निकाली, s इज इक्वल टू -2। ये तो आंसर क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू -2। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम को। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।